हेलो क्लास। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी करेंगे और इसमें मैं भूगोल के फर्स्ट चैप्टर से लेके आपको 6 के 6 चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं इसको इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम बर्बाद किए बिना। चैप्टर का नाम है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल मतलब होता है सौर परिवार। ठीक है, इसमें हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है ये पढ़ना हमें। चलिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक दो चमकते बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। सही बात है, पहले आसमान में एक डॉट दिखाई देता है शाम के टाइम में। ठीक है, शाम की बात हो रही है सूर्यास्त की। एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, ये वो हैं तारे, ग्रह, उल्कापिंड। ठीक है, जो हमें दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और ऐसे बहुत सारे डॉट दिखाई देने लगते हैं आकाश में, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिनमें लाइट ज़्यादा होती है, और कुछ कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मतलब ऐसे चमकता है कि उसको देख के लगता है कि किसी ने हीरे सजा रखे हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। कुछ तो कंटिन्यूटी टिमटिमाते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार कैसे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं, एक तो कुछ तो हैं टिमटिमा रहे हैं लगातार, और कुछ ऐसे हैं जो ऐसे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है जो लगातार टिमटिमाते नज़र आ रहे हैं वो सूर्य हमारे पृथ्वी के निकट हैं, और जो बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं। ठीक है, चलिए, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। सही बात है, चंद्रमा को भी उसके साथ ही देखते हैं हम। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, चंद्रमा कभी छोटा दिखाई देता है, ठीक है, चांद कभी कैसा दिखाई देता है, छोटा, और कभी फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। ठीक है, और मतलब एक दिन तो ये गोल दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा चंद्रमा कितने दिन में दिखाई देगा, एक बार में एक बार। ठीक है, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैं साथ के साथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्णिमा। पूर्णिमा से क्या अभिप्राय है, पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा मतलब क्या होता है, जब चंद्रमा कैसा होता है, पूरा होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात तथा पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या बन के आ गया हमारा, अगला क्वेश्चन बन के आ गया अमावस्या। अमावस्या, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पूर्णिमा था, और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अमावस्या है। ठीक है, अमावस्या मतलब पूर्णिमा में हमें पूरा दिखाई दे रहा है, अमावस्या में हमें कैसे, इसमें चांद कैसा होता है, पूरा दिखाई देता है, और इसमें चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इसकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल सही बात है। दिन के समय ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? दिन के समय भी ये चमकती रहती हैं। चांद भी चमकता रहता है और छोटे छोटे जो उसके साथ चमकने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ये सब भी चमकते रहते हैं। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सन का प्रकाश, ठीक है। और सन का प्रकाश बहुत ज़्यादा होने के कारण बाकी चीज़ों की जो लाइटिंग है वो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। बाकी चीज़ों की लाइटिंग हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। दिन में तो सूरज होता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि एक मान लीजिए आपने छोटी लाइट जलाई कमरे में, पूरे कमरे में अंधेरा है, एक छोटी सी लाइट जलाई आपने, ठीक है। आपने छोटी सी लाइट जलाई कमरे में, ठीक है, और पूरे कमरे में कैसा अंधेरा बना हुआ है। अब क्या है कि जैसे ही आपने बड़ी वाली लाइट को कमरे में ऑन किया, ठीक है, बड़ी वाली लाइट को कमरे में ऑन किया, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही होगा कि छोटी वाली लाइट की जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेम यहाँ पर होता है सूरज के साथ और चांद के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, ठीक है जी। खगोलीय पिंड, हाँ यही है। खगोलीय पिंड से क्या अभिप्राय है? खगोलीय पिंड, ठीक है। एक मिनट, ये मिट कैसे जा रहा? खगोलीय पिंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। खगोलीय पिंड से क्या अभिप्राय है? हो गया 3 क्वेश्चन। पूर्णिमा, जब चांद पूरा होता है। अमावस्या, जब चांद दिखाई नहीं देता। खगोलीय पिंड, जितनी भी आसमान में चमकने वाली चीज़ें सारी क्या हैं? खगोलीय पिंड है। आगे करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले, बड़े तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया तारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? तारा, ठीक है। तारा क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी क्या क्या हो? ऊष्मा हो और क्या हो? प्रकाश हो। ऊष्मा और प्रकाश हो, उसे क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। खगोलीय पिंड जो आसमान में जितने चमकते चीज़ें दिखाई देती हैं सारी क्या हैं? जो चमकीले पिंड हैं वो सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड। अमावस्या, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, पूर्ण रूप से दिखाई ही नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। अमावस्या, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। हो गया। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा, जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है,
बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा और प्रकाश का क्या करते रहते हैं ये? ऊष्मा और प्रकाश का करते रहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, फर्स्ट पेज क्लियर। चलो सेकंड पेज पे आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। तारा किसे बताया था मैंने? तारा स्टार, जिसके पास अपनी क्या क्या हो? ऊष्मा हो और क्या हो? अपना प्रकाश हो। और ऊष्मा और प्रकाश का क्या होता रहे? उत्सर्जन होता रहे। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप मान लो किसी भी चीज़ को अपने पास से देख रहे हो, यहाँ से उसी चीज़ को देख रहे हो, और उसके बाद इसी चीज़ को यहाँ से देखोगे दूरी से, तो उसके बाद वो चीज़ कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बहुत छोटा दिखाई देता है, क्या वास्तविक में उतना छोटा है वो? नहीं। ऐसे ही तारों के साथ है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। ये जो विभिन्न तारामंडल बने हुए हैं, ठीक है, बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि के समय आसमान में दिखाई देने वाले आप तारों के विभिन्न समूह, ये जो तारों का ग्रुप है ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये तारों का ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल, ठीक है। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब इसका एग्जाम्पल भी दे दिया इसने, अर्सा मेजर या फिर कौन सा? बिग बियर। अगला क्वेश्चन यही है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र मंडल। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र मंडल, ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तारों का समूह, तारों का समूह जो निश्चित पैटर्न बनाते हैं, निश्चित क्रम बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसमें। उदाहरण के लिए कौन है? अर्सा मेजर, अर्सा मेजर, या फिर इसी का क्या नाम है? एक और इसका नाम था, क्या नाम था इसका? बिग बियर। इसको ही क्या बोलते हैं? बिग बियर, ठीक है। इसको बिग बियर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर में ना, अर्सा मेजर में एक तारामंडल का एग्जाम्पल दे दिया जिसका नाम क्या है? सप्तऋषि, सप्तऋषि, ठीक है। सप्त का मतलब क्या बताया? सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है संत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब ये क्वेश्चन आ गया कि भाई प्राचीन समय में लोग कैसे दिशाओं का निर्देशन करते थे? तारों की सहायता से। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर में एक तारा है जिसका नाम क्या है? ध्रुव तारा। ये कौन सी दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को। इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है? क्वेश्चन है, सिर्फ मैं लिखूंगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। ठीक है। उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र आप देखते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो आप ध्रुव तारे की ओर इंगित करेंगे। ये देखिए चित्र में, देखिए ये हो गए कौन से? ये हो गए, ये हुई उत्तर दिशा, ये हो गए सप्तऋषि। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये है सप्तऋषि। ठीक है, ये कौन से हैं? ये तारे, ये सप्तऋषि हैं। और इनके ठीक सामने अगर ये लाइन देखोगे तो क्या है? ये लाइन क्या हो गया? ध्रुव तारा। इसी लाइन में आगे जाके हमें क्या देखने को मिलता है? ध्रुव तारा। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। चलिए आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया? ग्रह किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है ग्रह। क्या है रहेगा आंसर में? जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता। जिनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा जिनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा प्रकाश नहीं होती। जिनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रह। चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चक्कर लगाने वाला, चारों ओर घूमने वाला। प्लैनेटाई, ग्रह का मतलब क्या होता है? प्लैनेटाई। प्लैनेटाई, ठीक है, अर्थात चारों ओर चक्कर लगाने वाला। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाने वाला। हो गया, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? कौन सा है? सूरज है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, रोचक बात।
रोचक बात पढ़ लेते हैं ये। कुछ रोचक तथ्य है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। किस किस के बाहर होता है? एक तो बृहस्पति के होता है, एक तो होता है बृहस्पति के चारों ओर छल्ले देख सकते हैं, दूसरा किसके देख सकते हैं? शनि के, और तीसरा देख सकते हैं यूरेनस के, यूरेनस के। ठीक है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके बाहर कैसे होते हैं? इनके बाहर छल्ले दे सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया ग्रह और इसके बाहर हो गया एक रिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं छल्ले। ठीक है, बृहस्पति हमें याद रखना है। एक तो बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा यूरेनस है। चलो यहाँ तक के कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें थोड़ा हमें देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बाहर के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन, अपने कक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, 365। ये सारी चीज़ें याद करनी हो तो याद कर लेना। इसमें से इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, ये तो ज़्यादा गहराई की बात हो जाती है। इसमें से मेन चीज़ क्या याद कर लेना? मेन चीज़ ये याद कर लेना, देखो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये लिख सकते हो, इनको नंबर वाइज लगाना है। ठीक है, इनको नंबर वाइज लगाना है। तो नंबर वाइज लगाते हैं, इनको चित्र बना लेते हैं। चलो, सबसे पहले एक छोटा सर्कल, ठीक है, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर और एक उससे बड़ा, कितने हो गए? ठीक है, ये बना रहे तुम्हारा सौर मंडल बना रहे। 1 2 3 4 5, एक दो और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें नाम लिख लेते हैं। ठीक है, हो गए। बुध 1 2 3 4 5 6 7, कम पढ़ रहे हैं यार। चलो कोई नहीं, नाम लिख लेते हैं, नंबर वाइज लिखते हैं इनको। पहला लिखते हैं, देखो यहाँ से नंबर लेते हैं। पहला है हमारे पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून।
यूरेनस और लास्ट का क्या है, नेपच्यून। नेपच्यून कैसे लिखा भाई, नेपच्यून आधा च आधा य है, इसको लिख लेते हैं इधर, शनि, यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, दूसरा ये हो गया तीसरे नंबर का, ये हो गया चौथे नंबर का, पाँचवें नंबर का, छठे नंबर का, ये हो गया सातवें नंबर का और ये हो गया आठवें नंबर का। ठीक है, 8 ग्रह लिखे हैं। ठीक है ना, पहला क्या नाम होता है, ये नंबर हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ेंगी भाई। पहला क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। हो जाएगा। चलो आगे करते हैं अब। नेक्स्ट अगला पेज क्या है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार में को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, सोल मतलब सूर्य देवता। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ठीक है, सौरमंडल। हमारा उपग्रह कौन सा है, चीट ले लेते हैं। पृथ्वी का उपग्रह नाम बताओ। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है, ये हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। मतलब कौन कौन से ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, तारे हो गए, ये सारे मिलाकर क्या बनाते हैं, सौर परिवार। ठीक है, सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य का पुराना नाम क्या था, अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते थे सोल। क्या बोलते थे, सोल, यानी सूर्य देवता। सोल का मतलब क्या था, सूर्य देवता। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, स्रोत यानी वहीं से चीज़ें प्राप्त होती हैं। जितनी एनर्जी वगैरह मिलती है हमारी पृथ्वी को या अन्य ग्रह को, किससे मिलती है, सूर्य से। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। नज़दीक का होने का मतलब नहीं है कि बहुत पास है। कितने किलोमीटर दूर है, देखो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दूरी। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर
है। तो उत्तर क्या रहेगा? 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। मेरे साथ साथ इस चीज़ को याद करो। पहला क्या है? बुध 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 बुध, शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी, 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 मंगल मंगल मंगल, बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति, शनि शनि शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध शुक्र पृथ्वी, यूरेनस, मंगल, नेपच्यून। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। बुध शुक्र पृथ्वी तो एक साथ याद कर लो। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी एक साथ हो जाएगी। उसके बाद क्या है? मंगल, बृहस्पति और शनि। मंगल बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति शनि, मंगल बृहस्पति शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये हो गया नंबर वाइज याद। ये नंबर से याद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे पूछता है शुक्र कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, बुध कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हमें। आगे पढ़ते हैं। ये ट्रिक तो बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं है, बन नहीं पाती बात इससे। ठीक है, मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, वो जो रास्ते हैं जिस पर चक्कर काट रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कक्षा। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक क्या था? बुध शुक्र पृथ्वी। अभी तो हमने याद किया, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है और सबसे निकट कौन सा है? बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। बुध को कितने दिन लगते हैं भाई? 88 दिन। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में सूरज के कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई भाई। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मतलब लगभग पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, जैसे दिखाई देते हैं, वैसे जुड़वा ग्रह हैं। तो कौन सा है ये? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं। शुक्र ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, कब की बात है ये? 2006 में। 2006 में प्लूटो को कब हटाया गया है? प्लूटो को क्या बोला गया है? बौना ग्रह। बौना ग्रह कब? 2006 में। ठीक है, और इसके जैसे और भी थे, उनका नाम क्या? एक का नाम क्या था? सीरस, और एक का नाम क्या है? और खगोलीय में 2003 UB 313, 2003 UB 313। ये प्लेनेट का नाम लिखते हैं वैज्ञानिक अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए। प्लूटो को मतलब हटा दिया गया। 9 ग्रह बोलते थे ना हम, तो 8 ग्रह रह गए हैं। आगे पढ़ते हैं। देख लें इधर और तो नहीं रह गया? नहीं, ये रह गया थोड़ा सा, इसमें ध्यान देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। शब्द और उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बुक किताब का नाम ही क्या है, ज्योग्राफी है। हमारी बुक का नाम ही क्या है, जियोग्राफी है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या है देख लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है देख लेते हैं। पृथ्वी का विवरण, इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण, ठीक है, पृथ्वी का विवरण। आगे बढ़ते हैं। यह दो ग्रीक शब्दों के मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है, गी का अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। इसमें जो जीई है, इसमें जो जीई है इसका मतलब है पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी मतलब होता है GRAPHY। ग्राफी का मतलब है लिखना। ग्राफी का मतलब है ग्राफिया, PHIA कर देते हैं इसको, PHIA। ग्राफिया मतलब क्या होगा, लिखना। ठीक है, मतलब है लिखना। लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियो कितना बढ़िया बना रखा, हम भी बना लेते हैं। इसको मिटा देते हैं और ऐसा करते हैं, इसको हम, ठीक है, चलिए अब लिखते हैं जियो। जियो ठीक है, लिखते हैं भाई, ऐसे ही सेम बना लेते हैं। लॉजी, लॉजी होता है, मैट्री होता है और आइड होता है। लॉजिया, LOGIA, जियो के साथ LOGIA। लॉजिया होता है एक, ठीक है। दूसरा क्या है, मैट्रिया, METRIA, METRIA, मैट्रिया। और तीसरा क्या है, OEIDES, OEIDES, ओडियस, ओ, ठीक है, DES। अब इनके मतलब क्या क्या है, अब देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन और पृथ्वी के आकार के अनुपात, ऑइड। हिंदी में लिख लूँ, इसका मतलब है लॉजी। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, लॉजी। इसको दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे, दूसरे वाले को पढ़ेंगे मैट्री। मैट्री क्या पढ़ेंगे, मैट्री। और तीसरे वाले को क्या पढ़ेंगे, आइड। क्या पढ़ेंगे, आइड, AID, आइड। ठीक है, अब इनका अर्थ क्या निकल गया है। जैसे मैं मान लो जियो के साथ लॉजी लगा दूं, जियोलॉजी अगर मैं लगाता हूं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, जियोलॉजी का अर्थ क्या निकलेगा, पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन। मैट्रिया मतलब शायद मापना था, पृथ्वी का मापन। मैट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन यानी मापना। और तीसरा है जियोइड, मतलब क्या होगा, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसका मतलब है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है,
पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैट्रिया। ठीक है, चलो जी, हो गया ये पेज भी ख़त्म। आगे पढ़ते हैं पृथ्वी। ज़्यादा नहीं रह गया, 1-2 पेज रह गए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये हमने याद कर लिया। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? भू आभ। इसको कहा जाता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल किस पर हैं? पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्वितीय और अद्भुत, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, भू आभ का मतलब क्या होता है? भू आभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कितना पानी है? 2/3 भाग। ठीक है, चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा कितना दूर है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, कौन दूर है? चंद्रमा। किससे दूर है? पृथ्वी से। ठीक है, चलो इसमें कुछ है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 × 10 की शक्ति कितनी है? 5। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। 3 लाख। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या करें? लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, लिखवाना पड़ेगा कि याद रहेगा? कितनी दूरी है? दूरी 3 लाख। दूरी कितनी है? एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर। चलो देखो, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बीच की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। पहला पॉइंट। दूसरा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता प्रकाश। ठीक है, और तीसरी बात, प्रकाश को
पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्योंकि कितना 2/3 भाग जल है। ठीक है, हो गया। आगे रोचक तथ्य एक और, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? नहीं, कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और कब रखा था? आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे लिखा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब? 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, हो जाएगा, याद रहेंगी ये चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड बात, थर्ड बात, फोर्थ बात, और ये होगी तुम्हारी फिफ्थ बात। याद रखने की चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, हो गई, ये हो गया पूरा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की रक्षा कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS और इड्यूसैट है। ठीक है, भारतीय उपग्रह कौन कौन से? इन्हें इनसैट तो याद रहेगा, इनसैट हो गया, IRS हो गया या इडूसैट हो गया। ठीक है, इनसैट, इडूसैट, इनसैट, IRS। ठीक है, ये तो जॉब भी होती है, IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, IRS भी है और इनसैट भी है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो अगला पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में? चंद्रमा एक चक्कर लगाने में
एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में। किसका चक्कर पूरा करेगा? 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर। ठीक है भाई, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आगे देख लो। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा की केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितने दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है। प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 8 मिनट। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। किस दिन देख सकते हैं हम? पूर्णिमा को। पूर्णिमा कब थी? जब चांद पूरा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो हम उन डॉटों को देख सकते हैं। ठीक है, उन गड्ढों को। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? भाई क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच में। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड ये ग्रह के टुकड़े हैं। ग्रह के टुकड़े हैं उल्का पिंड। छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जैसी संरचना, पत्थर जैसी संरचना। ठीक है, उल्का पिंड है। आगे, कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी में इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह ऐसी देखी ऐसी चीज़ें तरह एक चमत्कार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये तारों का समूह है, ये बहुत सारे तारे हैं इधर। ठीक है, यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। ठीक है, मतलब तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।
ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है। सही बात है। हम किसको जानते हैं? हम अपनी पृथ्वी को जानते हैं, है ना भाई। हम किसको जानते हैं? तो हम अपनी पृथ्वी को जानते हैं। सबसे पहली बात है, हम मान लो हम यहाँ हैं तो हम किसको जानते हैं? हम अपनी पृथ्वी को जानते हैं। पृथ्वी किस में है? सौरमंडल में। सौरमंडल में क्या है? आकाशगंगा। एक आकाशगंगा है? बहुत सारी आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा हैं जो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ठीक है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? हम एक बिंदु के मात्र हैं। ठीक है। चलो जी, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनको अपना नोट डाउन कर लीजिए और बना लीजिए। ठीक है। चलो जी, बढ़िया है, बहुत मज़ा आया पढ़ के। ओके।